आज है 27 मई 2026 दिन बुधवार। आइए जानते हैं आज भारतीय बाजार की दिशा कैसी रह सकती है। कल बाजार बंद होने के बाद किन स्टॉक्स को लेकर बड़ी खबरें आई हैं जिन पर निवेशकों को नजर रखनी चाहिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक जरूर कर दीजिए। अमेरिकी मार्केट में आज टेक्नोलॉजी स्टॉक्स की बदौलत जोरदार तेजी रही। S&P 500 और नैस्डैक कॉम्पोजिट ने नए ऑल टाइम इंट्राडे हाइज बनाए, जबकि डाउ जोन्स हल्की गिरावट में रहा। नैस्डैक ने आज इंट्राडे हाई 26,725 पॉइंट्स को टच किया, जो उसका ऑल टाइम लाइफ टाइम हाई भी है। यानी अमेरिकन मार्केट का कॉन्फिडेंस अभी भी बना हुआ है। यूएस लिस्टेड इंडियन स्टॉक्स की बात करें तो विप्रो के ADR 1.74% ऊपर है, जबकि इन्फोसिस के ADR 3.5% नीचे है। ICICI बैंक के ADR 1.12% ऊपर और HDFC बैंक के ADR 0.77% ऊपर चल रहे हैं। अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत चल रही है और प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा कि नेगोशिएशंस अच्छे तरीके से आगे बढ़ रही हैं, लेकिन साथ ही ये भी कहा कि अगर डील नहीं हुई तो अग्रेसिव एक्शन लिया जाएगा। यानी मार्केट में होप और अनसर्टेनिटी दोनों एक साथ चल रही हैं। अमेरिकी सेना ने सदर्न ईरान में सेल्फ डिफेंस स्ट्राइक्स किए, जिसमें मिसाइल लॉन्च साइट्स और ईरानियन नेवल वेसल्स को टारगेट किया गया। इस तरह की जियोपॉलिटिकल घटनाएं क्रूड ऑयल प्राइसेस को डायरेक्टली प्रभावित करती हैं। क्रूड ऑयल की बात करें तो ब्रेंट क्रूड अभी करीब $97 प्रति बैरल पर है, जो कल रात के $93 से काफ़ी ऊपर आ गया। एक्सपर्ट एनालिस्ट का मानना है कि अगर ऑयल $100 का लेवल क्रॉस कर गया तो इंडियन मार्केट पर दबाव बढ़ सकता है। मार्केट एक्सपर्ट रॉन अलबहारी का कहना है कि इन्वेस्टर्स जियोपॉलिटिकल पीस को लेकर बहुत ऑप्टिमिस्टिक है, लेकिन अमेरिकन इकोनॉमी अभी पूरी तरह मजबूत नहीं है और इन्फ्लेशन लंबे समय तक बनी रह सकती है, इसलिए मार्केट में कॉशियस रहना ज़रूरी है। कल इंडियन मार्केट ने एक बार फिर 24,000 के क्रूशियल लेवल को ब्रेक करके नीचे क्लोजिंग दी और अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या कल निफ्टी 50 इस लेवल को रिक्लेम कर पाएगा या सेलिंग का प्रेशर और बढ़ेगा। LKP सिक्योरिटीज के एनालिस्ट ने बताया कि 24,000 का लेवल अभी सबसे क्रिटिकल है और अगर मार्केट नीचे फिसला तो पहला सपोर्ट जोन 23,900 पर मिलेगा, जहां आज भी बार बार बाइंग आती दिखी, और दूसरा डीपर सपोर्ट 23,825 पर है, जो पहले रेजिस्टेंस था और अब सपोर्ट बन गया है। ऊपर की तरफ बात करें तो 24,200 एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन है और जब तक निफ्टी 50 इसे ब्रेक नहीं करता तब तक मार्केट में वॉलेटिलिटी और प्रॉफिट बुकिंग का दौर जारी रह सकता है। मनी कंट्रोल के एनालिस्ट का नजरिया थोड़ा अलग था। उन्होंने कहा कि ओवरऑल ट्रेंड अभी भी पॉजिटिव है, बस जब तक निफ्टी 50 23,800 के ऊपर बना रहे मार्केट को बुलिश ही माना जाएगा, चाहे बीच बीच में थोड़ी वीकनेस क्यों ना आए। बैंक निफ्टी ने कल 55,000 का लेवल कुछ देर के लिए तोड़ा जरूर, लेकिन क्लोजिंग 55,000 के काफी ऊपर रही। ये एक अच्छा संकेत है और कल के लिए 55,000 का लेवल होल्ड करना सबसे जरूरी होगा। अगर बैंक निफ्टी 55,000 से नीचे फिसला तो अगला सपोर्ट 54,300 पर है और ऊपर की तरफ 55,400 से 55,500 का रेंज एक इमीडिएट रेजिस्टेंस जोन है, जहां सेलिंग आ सकती है। FIIs ने कल करीब 407 करोड़ रुपए की सेलिंग की, जबकि DIIs ने 1361 करोड़ रुपए की स्ट्रॉन्ग बाइंग की। इसका मतलब डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस ने मार्केट को संभाले रखा और बड़ी गिरावट नहीं आने दी। मंगलवार को बाजार बंद होने के बाद कई कंपनियों ने डिविडेंड का ऐलान किया, जिसमें बेयर क्रॉप साइंस, प्रॉक्टर एंड गैम्बल हेल्थ, ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, JK टायर और EIH जैसी कंपनियां शामिल रहीं। ज्यादातर कंपनियों ने फाइनल डिविडेंड घोषित किया है, जो AGM में मंजूरी मिलने के बाद निवेशकों को दिया जाएगा। बेयर क्रॉप साइंस ने एक तरफ 60 रुपये प्रति शेयर फाइनल डिविडेंड का ऐलान किया, वहीं कंपनी की चौथी तिमाही के नतीजे भी मजबूत रहे। कंपनी का मुनाफा, आय और ऑपरेटिंग प्रॉफिट तीनों बढ़े हैं और मार्जिन में भी सुधार देखने को मिला है, जो बिजनेस की मजबूती दिखाता है। प्रॉक्टर एंड गैम्बल हेल्थ ने 45 रुपये प्रति शेयर फाइनल डिविडेंड घोषित किया है, जिसका भुगतान 25 सितंबर 2026 तक किया जाएगा। कंपनी का चौथी तिमाही का प्रदर्शन भी काफी मजबूत रहा, जहां मुनाफे, एबिटा और मार्जिन में अच्छी बढ़त देखने को मिली। ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने 1 रुपये प्रति शेयर फाइनल डिविडेंड का ऐलान किया है। कंपनी पहले ही 9 रुपये प्रति शेयर इंटरिम डिविडेंड दे चुकी है, जिससे कुल डिविडेंड 10 रुपये प्रति शेयर हो गया है। साथ ही कंपनी के Q4 नतीजों में मुनाफा, आय और मार्जिन में भी सुधार दर्ज हुआ। JK टायर का चौथी तिमाही का प्रदर्शन काफी दमदार रहा। कंपनी का मुनाफा करीब 80% बढ़ा और आय के साथ एबिटा में भी मजबूत तेजी देखने को मिली। कंपनी ने निवेशकों के लिए 4 रुपये प्रति शेयर डिविडेंड की भी सिफारिश की है।
EIH ने 1.50 रुपये प्रति शेयर फाइनल डिविडेंड का ऐलान किया है, लेकिन कंपनी के Q4 नतीजे थोड़े कमजोर रहे। आय बढ़ने के बावजूद मुनाफा, एबिटा और मार्जिन में गिरावट दर्ज हुई, जिससे दबाव नजर आया। मोरपेन लेबोरेटरीज ने 0.20 रुपये प्रति शेयर फाइनल डिविडेंड घोषित किया है, लेकिन कंपनी के तिमाही नतीजे कमजोर रहे। मुनाफा और एबिटा में बड़ी गिरावट आई है और मार्जिन भी काफी घटा है, जो ऑपरेटिंग दबाव को दिखाता है। सीमेंस के Q4 नतीजों में मिला-जुला प्रदर्शन देखने को मिला। कंपनी की आय बढ़ी, लेकिन मुनाफा करीब 36% घट गया और मार्जिन में भी कमजोरी आई, जिससे खर्च का दबाव साफ नजर आया। सरकार ने कोल इंडिया में हिस्सेदारी बेचने के लिए OFS यानी ऑफर फॉर सेल लॉन्च किया है। सरकार पहले 1% हिस्सेदारी बेचेगी और जरूरत पड़ने पर अतिरिक्त 1% हिस्सेदारी बेचने का विकल्प भी रखा गया है। खास बात यह है कि फ्लोर प्राइस बाजार भाव से करीब 10% डिस्काउंट पर तय किया गया है। ONGC के चौथी तिमाही के नतीजों में आय बढ़ी, लेकिन मुनाफे, एबिटा और मार्जिन में कमजोरी देखने को मिली। कंपनी ने 1 रुपये प्रति शेयर डिविडेंड का ऐलान करने के साथ गुजरात में नए जॉइंट वेंचर बनाने की भी घोषणा की है। गुजरात फ्लोरोकेमिकल्स की आय में बढ़त रही, लेकिन मुनाफा करीब 41% घट गया। एबिटा लगभग स्थिर रहा, हालांकि मार्जिन में गिरावट देखने को मिली, जिससे कंपनी की ऑपरेटिंग एफिशिएंसी पर असर दिखा। टाटा एलेक्सी ने मेडटेक सेक्टर के लिए AI आधारित नया मटीरियल इंटेलिजेंस सॉल्यूशन विटेल लॉन्च किया है। ये प्लेटफॉर्म मेडिकल टेक्नोलॉजी कंपनियों को बेहतर डेटा एनालिसिस और स्मार्ट मटीरियल मैनेजमेंट में मदद करेगा। RBI ने फिनो पेमेंट्स बैंक के अंतरिम CEO केतन मर्चेंट का कार्यकाल 3 महीने के लिए बढ़ाने की मंजूरी दी है। इससे बैंक के मैनेजमेंट में फिलहाल स्थिरता बनी रहेगी और नए नेतृत्व पर फैसला होने तक संचालन जारी रहेगा। HG इंफ्रा इंजीनियरिंग को REC पावर डेवलपमेंट एंड कंसल्टेंसी से बड़ा प्रोजेक्ट मिला है। कंपनी को लगभग 45 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष के निर्माण कार्य के लिए योग्य बोलीदाता घोषित किया गया है और ये डील 35 साल की लंबी अवधि के लिए रहेगी। रामरत्ना वायर्स ने 2.50 रुपये प्रति शेयर डिविडेंड की सिफारिश की है। कंपनी के Q4 नतीजे भी काफी मजबूत रहे, जहां मुनाफा पिछले साल के मुकाबले 2 गुने से ज्यादा हो गया और आय में 83% की तेज बढ़त देखने को मिली। सात्विक ग्रीन एनर्जी को सोलर PV मॉड्यूल सप्लाई करने के लिए 171.45 करोड़ रुपए का बड़ा ऑर्डर मिला है। ये ऑर्डर कंपनी के ऑर्डर बुक और रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में उसकी मौजूदगी को और मजबूत करेगा। CSL फाइनेंस ने 10 रुपये प्रति शेयर फाइनल डिविडेंड का ऐलान किया है, जिसमें स्पेशल डिविडेंड भी शामिल है। वहीं करारो इंडिया ने 6.75 रुपये प्रति शेयर, वेंचुरा गारंटी ने 4.50 रुपये प्रति शेयर और फर्मेंटा बायोटेक ने 3.75 रुपये प्रति शेयर फाइनल डिविडेंड घोषित किया है। रूपा एंड कंपनी ने 3 रुपये प्रति शेयर फाइनल डिविडेंड की सिफारिश की है। इसके अलावा क्वांटम पेपर्स और रामरत्ना वायर्स ने 2.50 रुपये प्रति शेयर डिविडेंड का ऐलान किया है, जिससे निवेशकों को अतिरिक्त रिटर्न मिलेगा। TPL प्लास्टेक ने 1.30 रुपये प्रति शेयर, विक्रम थर्मो इंडिया ने 1.25 रुपये प्रति शेयर, किरण व्यापार और GSP क्रॉप साइंस ने 1 रुपये प्रति शेयर डिविडेंड घोषित किया है। वहीं लिंक ने 1.50 रुपये प्रति शेयर फाइनल डिविडेंड की सिफारिश की है। इंडो एमीन्स ने 0.50 रुपये प्रति शेयर फाइनल डिविडेंड का ऐलान किया है। इसके अलावा गेम एनवायरो मैनेजमेंट ने 0.25 रुपये प्रति शेयर, मोरपेन लेबोरेटरीज ने 0.20 रुपये प्रति शेयर और IT कॉन्स ई सॉल्यूशंस ने 0.15 रुपये प्रति शेयर डिविडेंड घोषित किया है। QGO फाइनेंस ने 0.15 रुपये प्रति शेयर चौथा इंटरिम डिविडेंड घोषित किया है और इसके लिए 5 जून 2026 को रिकॉर्ड डेट तय की गई है।